नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे गोपालगंज शिव मंदिर के पुजारी महेश शाह की हत्या को प्रेम प्रसंग में हुई हत्या बताकर जिहादियों को बचाने की पुलिसिया कोशिश की। मंदिर पुजारी और सनातन को बदनाम करने की जिहादी जरूरत की और इस हत्याकांड से आरजेडी के दिवंगत सांसद और अंडरवर्ल्ड डॉन शहाबुद्दीन के कनेक्शन की। पुजारी के भाई ने हत्या में जिसे नामजद किया था उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी तो छोड़िए, पूछताछ तक नहीं हुई। इस बात को पूरी तरह से दबाने और रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। जिस शिव मंदिर में मनोज शाह पुजारी थे उसकी जमीन पर डब्लू खान की नजर थी। डब्लू खान सिवान का नामी बदमाश है और उसके संबंध सत्ता में बैठे कुछ रसूखदारों से है। यह जमीन जिस पर विवाद बना हुआ है या जो पीड़ित की हत्या का कारण बताया जा रहा है, पुलिस की नजर में वह विवाद है ही नहीं। मंदिर के बगल के गांव के राजपूत समाज ने लोगों ने मंदिर को यह जमीन दान में दी थी जिस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था और जमीन को खाली कराने के लिए दोनों पक्ष में पुराना विवाद चल रहा था। हत्या का शक भी परिवार वालों को उन्हीं लोगों पर है और उन्होंने नामजद करके एक कंप्लेन भी थाने को दिया था, लेकिन पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ नहीं की। अपहरण के 5 दिन बाद पुजारी महेश शाह की लाश ईदगाह के पास किसने फेंकी, इस बात पर भी सब मौन है। पुलिस अपनी थ्योरी में इस बात को शामिल करना लगता है शायद भूल गई। थाना प्रभारी शाहिद अख्तर पर पुजारी के परिवार और जो आरोपी हैं दोनों ने ही अपराधियों को बचाने और गलत लोगों को फंसाने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी शाहिद अख्तर पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि वह बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के गांव का है, इसलिए सरकार के अधिकारी सच बोलने से डरते हैं। जमीन विवाद को लेकर पुजारी के परिवार वालों ने मुस्लिम अतिक्रमणकारियों डब्लू खान और उसके गैंग के कुछ लोगों के खिलाफ मारपीट करने, डराने और जान से मारने और धमकी देने का आरोप लगाया था और थाने में इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई है। पुजारी की हत्या को प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेलिंग की कहानी में उलझाकर पुलिस केवल पुजारी ही नहीं बल्कि सनातनियों की आस्था को कलंकित कर रही है। अपनी मुस्लिम अतिक्रमणकारियों को बचाने के लिए थाना प्रभारी शाहिद अख्तर पुजारी मनोज शाह को स्वर्ग सिधारने के बाद भी अपमानित कर रहा है और मंदिर की प्रतिष्ठा को भी कलंकित करने का प्रयास कर रहा है। और तो और अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए निर्दोष परिवार को आरोपी बनाकर अपमानित किया जा रहा है। पुलिस ने महिला और उसकी बेटी दामाद को भी जेल में भेज दिया है। कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है उसे। बीजेपी नेता और पूर्व पर्यटन मंत्री रामप्रवेश सिंह इस मामले को गंभीरता से लेकर सरकार और थाना प्रभारी का विरोध कर रहे हैं और पुलिस की एकतरफा रवैये के खिलाफ धरना देने की बीजेपी योजना भी बना रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या गोपालगंज में पुजारी की हत्या को जानबूझकर बचाया जा रहा है हत्यारों को। पीड़ित परिवार की शिकायत में नामजद आरोपियों को पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है। क्या यह मंदिर, पुजारी और सनातन को कलंकित करने की डब्लू खान और उसके गैंग की साजिश है। क्या डब्लू खान की साजिश का शहाबुद्दीन का कोई कनेक्शन है बीच का। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा और चर्चा की शुरुआत करूंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। गोपालगंज के माझा थाना क्षेत्र के शिव मंदिर का एक पुजारी 6 दिनों तक लापता रहता है और सूबे की पुलिस मूक दर्शक बनी हाथ पर हाथ धरी बैठी रहती है। गांव की झाड़ियों में जब पुजारी का शव पाया जाता है तो पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। हत्या इतनी निर्मम तरीके से की गई कि पुजारी की जीभ और प्राइवेट पार्ट तक काटा गया और तो और आंखें भी नोच ली गई। इतना ही नहीं, पहचान छिपाने के लिए पुजारी के चेहरे पर तेजाब भी छिड़का जाता है। ऐसे विभत्स तरीके से हत्या करने पर गांव वालों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। प्रशासन चौकन्ना हो जाती है और फिर सूबे का विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो जाता है। आपको बता दें, पुजारी हत्याकांड मामले में कुछ अलग अलग एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं जो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। प्रेम प्रसंग का मामला और धार्मिक एंगल के मामले मुख्य तौर पर तूल पकड़े हुए नजर आते हैं। फिलहाल एसआईटी 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
आपको बता दें, जहां प्रेम प्रसंग में ब्लैकमेलिंग का शिकार होने पर युवती और उसके घर वालों द्वारा हत्या का मामला सामने आया है, तो वहीं कुछ दबंगों द्वारा मंदिर को दान में मिली जमीन को लेकर डराने धमकाने का मामला भी जुड़ता हुआ नजर आता है। आपको बता दें, मामले में धार्मिक एंगल आने से लोगों द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। हंगामा कर रहे लोगों ने NH 27 जाम कर आगजनी की थी और पुलिस पर पथराव भी किया था। पुलिस कॉल डिटेल और CCTV को आधार बनाकर कई एंगलों से हत्या की जांच करने में जुटी हुई है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर पुलिस मौके पर एक्शन में आई होती तो पुजारी की जान बच गई होती। फिलहाल बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर है और जंगल राज को लेकर घेरते हुए प्रशासन को कटघरे में खड़े कर रही है। जिस प्रकार से गोपालगंज में, बिहार में आईसिस स्टाइल हत्या होती है एक युवा पुजारी की, उसे गोली मार दी जाती है, उसकी आंखें निकाल दी जाती है और उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी क्षति पहुंचाई जाती है। 5 दिन बाद उनका शव बरामद हुआ। बिहार में क्या हो रहा है? न साधु संत सुरक्षित है, न वहां पर पुलिस वाले सुरक्षित है। पुलिस वालों को माफिया के लोग मारते हैं और आम आदमी तो सुरक्षित है ही नहीं। इस प्रकार से आज जंगल राज आ चुका है, क्योंकि जब सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। बीजेपी वाले बिहार पर क्या उठाएंगे? मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं। अब ये गोपालगंज की घटना में गोपालगंज की पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा है और वो स्पष्ट गोपालगंज की पुलिस कह रही है वो पुजारी नहीं थे, वहाँ सोता था, कुछ विवाद था जमीन में और भी बहुत सारे मामले थे। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ अरविंद जैन जी हैं, पूर्व DGP है, वो हमारे साथ रहेंगे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने सैफ अली को भी जो RJD के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा विनीत जिंदल जी हैं, अधिवक्ता, ये भी हमारे साथ रहेंगे और राम प्रवेश राय जी को हमने जोड़ने की कोशिश की है। अभी फिलहाल वो हमसे नहीं जुड़े हैं, विधायक हैं बरौली की, जो कि पास का ही क्षेत्र है। सबसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत जो है मैं अरविंद जैन जी से करना चाहूँगा और थोड़ा टेक्निकल चीज़ें मैं समझना चाहूँगा। अरविंद जैन जी, ये जो मसला है पूरा, पुलिस कह रही है कि नहीं ये जो है प्रेम प्रसंग का मामला है और बीजेपी कह रही है नहीं ये प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, जमीन विवाद का मामला है और जमीन पे मुस्लिम अतिक्रमणकारियों ने मंदिर की जमीन पे अतिक्रमण किया हुआ था और जिसकी वजह से ये विवाद हुआ और उसमें कंप्लेन भी पहले से किया हुआ था, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है संदिग्ध के रूप में, जिसे गिरफ्तार किया गया, उनका कहना है कि पुलिस ने फोर्स किया है उनको स्टेटमेंट देने के लिए और जबरदस्ती उनके साथ की जा रही है, वो इसमें शामिल नहीं है। जो आरोप लगाया जा रहा है मैं उसके ऊपर, और एक जो तरीका है हत्या का, जिस तरीके से जीभ काट दी गई, आंखें नोच ली गई, चेहरे को तेजाब डाल दिया गया, ये जो सारी चीजें हैं, क्या आपको लगता है कि ये सही में प्रेम प्रसंग का मामला है, या अपने अनुभव से आप जरा बताइए, या ये जो मंदिर की जमीन हड़पने का मामला है, क्या आपको क्या लगता है कि किस तरीके का ये मामला हो सकता है? और पुलिस जो अपनी थ्योरी बना रही है उसमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि ईदगाह के पास जो लाश मिली थी वो लाश वहां पर किसने फेंकी, ये पुलिस अभी तक नहीं बता पाई है। जैन साहब, देखिए, कुछ परिस्थितियां संदिग्ध लगती हैं जी, जैसे कि लाश का ईदगाह के पास फेंका जाना, ईदगाह के पास ही क्यों फेंकी गई जी। नंबर 2, अगर जमीन को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो इसमें उचित होगा, मैं समझता हूं कि किसी SIT का गठन हो, इसमें वरिष्ठ अधिकारी भी हों, सिर्फ थाना प्रभारी ही उसमें सब कुछ ना करें, और एक SIT का गठन करके, अब मुझे नहीं पता कि जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनका कन्फेशन किन किन सीनियर ऑफिसर्स के सामने हुआ है। ऐसे जो महत्वपूर्ण कांड होते हैं उनमें हमेशा सीनियर ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। वो जाते हैं, स्वयं पूछताछ करते हैं, उनके सामने अगर एक्सेप्ट किया गया है तो आंखें भी बरामद होनी चाहिए कि कहां पे आंखें निकाल कर कहां फेंकी गई, प्राइवेट पार्ट को काट के कहां फेंका गया। सेक्सुअल रिवेंज में प्राइवेट पार्ट काटना एक समझ में आता है, पर आंखें निकालना, तेजाब डालना, ये बातें कुछ अटपटी सी भी लगती है। बिल्कुल। इसलिए मेरा तो ये मानना है, क्योंकि इस मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए जो नामजद हैं उनकी लोकेशंस कहां थी घटना के बाद, और ये मेरा अवश्य मानना है कि अगर 4-5 दिन तक
उसको यातना दी जाती रही और मारा जाता रहा, तो पुलिस उसको बरामद क्यों नहीं कर सकी? बिल्कुल क्योंकि ये बातें कोई छुट्टी तो है नहीं गांव में जी। कि किसका किससे अफेयर रहा है, किसकी इतनी रंजिश है, अदावत है कि वो उसकी हत्या कर सकता है। तो ऐसे में छापेमारी होनी चाहिए, जो नामजद हैं उन पर भी होनी चाहिए, जो संदिग्ध हैं जिनको पुलिस समझती है उन पर भी होनी चाहिए। 4-5 दिन उसका इंतजार करना कि उसकी डेड बॉडी रिकवर हो, ये एक पुलिस की जरूर फेलिंग है। मैं पुलिस के वर्जन को झुटला नहीं रहा हूं, जी। पर मेरा यह मानना है कि ऐसे गंभीर हत्याकांड में आवश्यक होता है कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो जिले के हैं, उस रेंज के हैं, उनके सामने कन्फेशन हुआ हो, उनके सामने रिकवरीज हुई हो, उन्होंने इस बात को वाउच फॉर किया हो कि हाँ हमारे सब पूरा संज्ञान में है, ना कि ये कि सिर्फ थाना प्रभारी के ऊपर छोड़ दिया जाए। जमीन का विवाद अगर है, उस प्रॉपर्टी को लेकर उसकी मिल्कियत देखी जानी चाहिए, खसरा खतौनी में किसका नाम है वो देखा जाना चाहिए। अगर किसी का कब्जा है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, अवैध कब्जा है, उसको तुरंत लेखपाल, कानूनगो और पुलिस को मिलकर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार को मिलकर उस अवैध कब्जे को हटाया जाना चाहिए। अगर अतिक्रमण है तो हटाया जाना चाहिए, जिससे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, ईमानदारी से काम हो, प्रशासन भी अपना काम जो है वो सही तरीके से करे। ये अगर आरोप है तो इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी कब्जा है उसकी पेपर देख लें जमीन के। बताया जा रहा है कि डोनेट की गई थी, तो अगर देखें, अगर उस पर पाते हैं कि किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, तो अब तक तो ये अतिक्रमण हट जाना चाहिए था। बिल्कुल, और ये सारा मसला जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, वो भी कह रहे हैं कि राम प्रवेश राय जी कि ये जो है जमीन का मामला है और पुलिस जानबूझकर इसे एक प्रेम प्रसंग का मामला बता करके डाइल्यूट करना चाहती है इस मसले को, और इससे एक तरीके से आप कहें जो आप पुजारी को भी बदनाम कर रहे हैं, मंदिर को भी बदनाम कर रहे हैं, सनातन को भी बदनाम कर रहे हैं, और आप अपना पर्पस भी, आपके जो आका है उसको भी सर्व कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो एक कैरेक्टर है, जो SHO है वहाँ, जो थाना प्रभारी है शाहिद अख्तर का नाम जो है वो भी संदेह के घेरे में है, और उस पर इल्ज़ाम लग रहा है, और उसका खौफ इतना है कि वो वहाँ पर उसके खिलाफ जो है कोई बोलना नहीं चाहता। सरकार के भीतर में भी जो अधिकारी हैं वो भी इसके खिलाफ जो है बोलने से बचते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बिहार सरकार के जो विशेष सचिव है, प्रधान सचिव है, वो उसका करीबी है और उसके गाँव का है, इसलिए उनसे कोई कुछ बोलता नहीं है। अब मसला ये है, मैं इनके पास सैफ जी के पास जाना चाहूँगा। सैफ खान जी, एक जो मसला है कि इसमें शाहिद अख्तर का नाम आ रहा है, और शाहिद अख्तर के डर से गांव का कोई बोलता नहीं है, जो थ्योरी पुलिस बता रही है, और जो नामजद शिकायत की गई थी आरोप पीड़ित की तरफ से, उस पर कोई जांच, उससे कोई पूछताछ, FIR थाने में बुलाया तक नहीं गया है। क्या सरकार को ये पता नहीं है? अगर सरकार को ये पता है तो सरकार एक SHO को इतनी मनमानी करने की छूट कैसे दे सकता है? सैफ साहब है जी, आप लोगों ने साधु, संत, पुजारी सब बता दिया उस गुप्ता को, जबकि गुप्ता के फादर वहां की जो मैनेजिंग कमेटी है उसके वो को असिस्ट करते हैं। वो ना वो उनके पिताजी भी पुजारी नहीं है वहां, ना ये साधु संत जी थे गुप्ता जी, और आप लोगों ने साधु संत और गुप्ता का एंगल निकाल दिया। और वो मुस्लिम बहुल इलाका है, और ईदगाह के पास जो लाश फेंकी गई, सब आज कन्फेशन हो गया, सब लोगों ने कन्फेस कर लिया। जो अभियुक्त पकड़े गए 2 लोग, उन्होंने कन्फेस कर कैसे मारा, क्यों मारा, किस वजह से मारा। हमें जो जानकारी है कि एक लड़की जिसने इनकी हत्या की वो प्रेमिका नहीं थी, इन्होंने मंदिर के पुजारी के इसके उसके नाम पे उससे अवैध संबंध बनाए हुए थे, और उस लड़की की शादी हो चुकी थी। उसके बाद भी जबरदस्ती इनका रोज उसके घर में आना जाना था, जबरदस्ती बाय फोर्स। तो बाय फोर्स था, लोगों ने देखा, लोग आक्रोशित हुए, और उसमें मारने वालों में कोई व्यक्ति मुसलमान नहीं है, और ना ही किसी मुसलमान का ड्राइवर हो, किसी का मुसलमान का स्टाफ हो। ये उसी लड़की के परिवार वाले लोग हैं जिन्होंने कन्फेस किया कि हम लोगों ने मारा और लाश को फेंक दिया। जहां तक बात मुख्य सचिव के नजदीकी होने की बात हो रही है, आपने प्रधान सचिव बोला, मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव है यहाँ, और वो इतने ईमानदार लोग हैं
कि किसी न से नीतीश कुमार की पॉलिसी है, ना हम किसी को फंसाएंगे ना किसी को बचाएंगे। शायद उससे भी 4 कदम आगे है वो। 17 साल तक इस प्रदेश के वो गृह सचिव रहे और गृह विभाग में उनके द्वारा कोई नहीं कह सकता है कि एक फोन किसी पदाधिकारी ने उन्होंने किसी को बचाने के लिए किया हो। तो वो बेदाग है। अब 1 साल में वो रिटायर्ड भी होने वाले हैं। वो एक अच्छी सर्विस के मालिक थे। उनके घर की भी कोई घटना हो तो वो अपने बॉडीगार्ड से भी कभी फोन उन्होंने नहीं कराया। ये जो घटना को अलग अलग तरह से जो डब्लू खान का नाम, शहाबुद्दीन का नाम लिया जा रहा है, ये सब उसको जो बीजेपी है जो इस गुप्ता के मर्डर को मर्डर कह दिए या इसने जबरदस्ती उसके घर में घुसपैठ किया था भी, जो जानकारी मिली है पुलिस के द्वारा। और उसमें इसको पकड़ के इसको उन लोगों ने मारा और उसके प्राइवेट पार्ट को भी काटा और जो भी किया वो। ये जब गुप्ता जी उनके घर की तरफ गए थे तब इनके साथ ये घटना हुई है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वो पुजारी भी नहीं थे, वो एक छोटा सा व्यक्ति था। फिर आप कह रहे हैं कि वो दबंग था, वो इतना दबंग था कि किसी के घर में घुस जाता है और किसी महिला के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता है और गांव वाला, अड़ोस पड़ोस वाला या उस परिवार का कोई भी आदमी कुछ नहीं कहता है और एक दिन जो है सब मिल करके उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये आपकी अपनी थ्योरी जो वही एक दूसरे को काट रही है। अगर पूरी बात कोई सुने तो लगता है कि बिल्कुल ये कहानी है और आप वही चीज़ कह रहे हैं जो पुलिस की थ्योरी है। आपकी थ्योरी कोई अलग नहीं है। जो पुलिस ने जो थ्योरी कही है, ना संत था ना पुजारी था। उनके पिताजी मैनेजमेंट कमेटी के सहयोगियों में है। उनका भी नाम किसी रजिस्टर पे नहीं लिखा हुआ उनके पिताजी का नाम। ठीक है, पुजारी कोई भी हो सकता है। पुजारी वो वहां जो गांव के लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो पुजारी थे और पुजारी नहीं भी है अगर, तो आप उसकी इस तरीके से हत्या को जस्टिफाई थोड़ी करेंगे। चलिए, राम प्रवेश राय जी, राम प्रवेश जी हमारे साथ हैं। राम प्रवेश जी, आपका क्या अनुभव है? आप उस क्षेत्र के हैं और आपने इस पूरी घटना को बड़ा नज़दीक से देखा है, लोगों से मुलाकात भी की है। जो बात सैफ अली साहब कह रहे हैं, आपको लगता है कि वो सच है या आपने कुछ और अनुभव किया है? विधायक जी की जरा आवाज दीजिए। पुलिस ने एक जो मनगढ़ंत कहानी बनाई है जी, उसी मनगढ़ंत कहानी को सैफ अली खान साहब दोहरा रहे हैं जी। हकीकत यह है कि वह व्यक्ति मनोज कुमार शाह वह बिल्कुल पुजारी था। पिछले 6 माह से मंदिर में वहीं रह के पूजा करता था। पहले उसके पिताजी पूजा करते थे, बाद में वह मनोज शाह जो लड़का जो मरा है वह लड़का पूजा करता था। वह बिल्कुल पुजारी था, वह कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं था और उसकी हत्या होती है। आपको हम बताते हैं कि 10 तारीख के रात में वह मंदिर में ही सोता था, मंदिर के बरामदे में वहां सोता था। बिल्कुल। और 10 तारीख को वह अचानक गुम हो जाता है, लापता हो जाता है। और 10 तारीख को उसके भाई अशोक शाह जा करके थाना में आवेदन देते हैं और थाना प्रभारी का नाम शाहिद अख्तर नहीं, थाना प्रभारी का नाम दिनेश यादव है। और थाना प्रभारी को आवेदन देते हैं 11 तारीख को सुबह में जाके कि मेरा भाई लापता हो गया है। और थाना प्रभारी 11 तारीख से उनको डांट के भगा देता है और कहता है कि जाओ जाओ कहीं लड़की लेके भागा होगा, झूठ मूठ के बेबुनियाद बात। और फिर जब 16 तारीख को उसका डेड बॉडी मिलता है तो 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक थाना प्रभारी क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी? ये 5-6 दिन में पुलिस अगर कार्रवाई करती तो वह व्यक्ति जिंदा बरामद हो जाता। बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों को मारपीट करके और जबरिया बयान दिलवाया गया है, डरा कर, धमका कर, भयभीत करके, और उसी गांव में पड़ोसी लोगों से, और जहां मृतक के घर पर मात्र दूरी पर उन लोगों का घर है जिनसे कबूलनामा कराया जा रहा है मारपीट करके और धमका करके। यह बिल्कुल अशोक शाह ने, उसके भाई अशोक शाह जो FIR दर्ज कराए हैं उसमें नेम्ड अभियुक्त बनाए हैं। एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और एक व्यक्ति को पकड़ा भी गया है तो उसको छोड़ दिया गया है। यह पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है और सबसे बड़ा जिम्मेदार वहां का थाना प्रभारी दिनेश यादव है। और वो जो CO शाहिद अख्तर है वो जमीन के मामले में दोषी है। जमीन के मामले में दूसरे का जमीन और दूसरे किसी से जुतवा देता है। एक चीज जो विधायक जी, एक चीज जानना चाहिए, जो मंदिर की जमीन है, मंदिर की जमीन को कब्जा अतिक्रमण किया हुआ है वहां के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, क्या ये मसला, क्या ये वजह? मंदिर की जमीन उसमें मात्र 3 कट्ठा है। 3 कट्ठा एक आदमी से डोनेट कराया गया है, वह जमीन है।
बाकी देवापुर के कुछ ग्रामीण लोगों का जमीन है और सब जमीन को वहां के मुस्लिम लोगों ने जोत लिया और जोतने के बाद शनिवार को थाना में पंचायती हुआ। थाना प्रभारी थे सीओ शाहिद अख्तर थे, थाना प्रभारी दिनेश यादव थे। वहां पर मंदिर का जमीन लेकर के जब वो पुजारी का भाई अशोक शाह जाते हैं तो वहां पर उनके साथ गाली गलौज की जाती है, उनको धमकी दिया जाता है मुस्लिम लोगों द्वारा। बिल्कुल। और उसमें सिवान का नामी गिरामी व्यक्ति एक डब्लू खान नाम का कोई व्यक्ति था और यहाँ के दो सब अभियुक्त लोग थे जिनको एफआईआर में नाम दिए हैं अशोक शाह। एफआईआर जिस पर दर्ज हुआ है ये लोग अशोक शाह को धमकाने का काम किए और यहाँ तक बोले कि जी आपके परिवार से 2 आदमी का हम लोग मर्डर करेंगे। बिल्कुल धमकी दिया गया है। इसलिए यह पुलिस की कहानी मनगढ़ंत है। अशोक शाह और मृतक मनोज शाह के प्रति न्याय नहीं पुलिस कर रही है। न्याय किया जाए, एफआईआर के अनुसार कार्रवाई की जाए और झूठा मुकदमा यहाँ के लोग धरना दिए उनके मरने के बाद से 16 तारीख को जब उनका डेड बॉडी मिलता है तो लोग रोड पर आ गए, धरना दिए थे और उन निहत्थे लोगों पर पुलिस ने एक झूठा मुकदमा दायर कर दिया है और 50 धाराओं में उनको अभियुक्त बना दिया गया है, लगभग 300 लोगों को। और पुलिस आज उनको धरपकड़ कर रही है, तबाह कर रही है, परेशान कर रही है। स्पष्ट रूप से लगता है कि सनातन के विरोध में कोई षड्यंत्र है। आज पुजारी की हत्या कर दी गई, कल किसी और की हत्या कर दी जाएगी और वहां पर मंदिर में पूजा पाठ न हो, कोई दर्शन करने भगवान शिव का भगवान शंकर का दर्शन करने नहीं जाए, भोले का दर्शन करने नहीं जाए, इसीलिए सब ये षड्यंत्र किया जा रहा है और पुलिस उसमें मदद कर रही है। बिल्कुल। सैफ अली साहब से मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन पहले मैं चलूंगा विनीत जिंदल जी के पास जो कि अधिवक्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़े। विनीत जी, जिसपे एफआईआर दर्ज कराया गया नामजद है उन पर कोई कार्रवाई नहीं और उसके बदले किसी दूसरी थ्योरी को मानते हुए किसी दूसरे को आरोपी बनाना और फिर उसको गिरफ्तार कर लेना और उससे जो है एक स्वीकारोक्ति भी ले देना, एक कन्फेस करा लेना उससे, इसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या ये आपको लगता है न्यायोचित है? देखिए मुकेश भाई, मैं 2 चीजों पे जो मैंने अब तक जो सुना उस पे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे समझ में आती है। सबसे पहली बात कि जब ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति था, जो पुजारी वहां पे हैं थे, उनकी जो मृत्यु हुई वो मृत्यु किसी व्यक्ति के घर पे की गई और व्यक्ति के घर पे करने के बाद उसको जो अब तक थ्योरी पुलिस की जो थ्योरी कि उसको उसके बाद बाहर लाके उसको फेंक दिया गया 16 तारीख को। इस बीच में 5 दिन का डिफरेंस था और ये वाकया जो बताया जा रहा है वो उसी जगह का, कहें हम कि उसी प्रेमाइसिस का है जो उस थाना क्षेत्र के अंदर मेरे ख्याल से आती होगी और बहुत ज्यादा दूर नहीं होगी। तो ये बहुत मुश्किल है मानना ऐसा कि पुलिस के पास एक व्यक्ति जब गायब होता है उसकी सूचना देने के लिए उसका भाई वहां जाता है, उसको वहां से भगा दिया जाता है, एफआईआर नहीं की जाती और उसके 5 दिन बाद वही व्यक्ति की लाश जो है वो मिलती है। तो ये बहुत एक कहें कि बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है पुलिस की पूरी कार्यशैली पे। तो अगर हम बिल्कुल पुलिस की कार्यशैली पे तो सवाल करता है, ये सबको ही कह रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें केवल पुलिस की कार्यशैली, पुलिस दबाव में है, किसके दबाव में है, क्यों दबाव में है इस बात की, क्योंकि पुलिस जो है, क्योंकि वहां पुलिस भी बहुत सारे मामले में विक्टिम है। मैं तो ये भी देख रहा हूं कि वहां पुलिस की भी हत्या हो जाती है, अगर पुलिस ने सरकार के हिसाब से काम नहीं किया तो उसकी भी हत्या हो जाती है। सैफ अली साहब, जो आपने सवाल उठाए थे उसका जवाब जो है विधायक जी ने दिया है, अब आपको कुछ कहना है? क्या आपको लगता है कि अभी भी ये जो मसला जो है पूरा, चूंकि इसमें मुस्लिम का इन्वॉल्वमेंट है, मुस्लिम एक वोट बैंक है, सरकार मुस्लिमों के खिलाफ सीधे तौर पे कुछ नहीं करना चाहती है क्योंकि एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाहती है, ये इसकी वजह से इस तरीके से केस को गलत मिस हैंडल किया जा रहा है? ये नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार है। यहाँ न किसी को फंसाया जाता है, न किसी को बचाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का जमाना है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, लगे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही वो उस पर कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ये राम मिश्रा एक तरफा बोल रहे हैं कि वो नहीं तो भाई देख, सीसीटीवी अगर कैमरा में सब चीज है, आया हुआ है, तो पुलिस सार्वजनिक क्यों नहीं करती उसे? अगर आप कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा और जो सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए ये सारा हुआ है, तो उसको पुलिस को आकर के सामने देना चाहिए ना। आके अभी तक इलेक्ट्रॉनिक जो कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा, उसमें ये क्यों नहीं पता चला कि ईदगाह के पास बॉडी किसने फेंकी? तो सीसीटीवी कैमरा होता तो पुलिस बता देती ना, लोग तो पहले दिन से पूछ रहे हैं। और वो जितना भी अगर राम प्रवेश राय जी अपनी बातों पे अडिग रहते हैं तो इन पर मानहानि का सब करेंगे
कि इन्होंने झूठी बयानबाजी पंचायत का अच्छा। और डब्लू खान के आने की, शहाबुद्दीन के इन्वॉल्वमेंट की, मरने के, शहाबुद्दीन मर गए उसके बाद उनका इन्वॉल्वमेंट है, ये सब इन पर मानहानि का मुकदमा हम इस वाह, पूरी इंक्वायरी गजब गजब। के बाद हम जरूर बस सैफ अली साहब, सच बोलने पे आप मुकदमा कर देंगे आप लोगों को, लोग अपनी मुकदमा बात भी नहीं कर सकते। वेरी गुड। मुकदमा करेंगे वो भाई, आपके धमकी से डरने वाला नहीं हूँ, जितना मुकदमा कराना हो करा लीजिएगा। बड़ौली विधानसभा के विधायक है, हाँ बिल्कुल। और ये इमामबाड़ा और ईदगाह के मसले पे, हाँ ये बहुत सारे ऐसे मसले आते रहेंगे देश में। नहीं तो आपके हिसाब से अगर मुसलमान का इन्वॉल्वमेंट है किसी क्राइम में तो उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए, नहीं तो आप मुकदमा कर देंगे आप। तो क्या तो लेकिन ये छोड़ दिया डब्लू खान का और इसका उसका नाम। ये आप डब्लू खान का बचाव क्यों कर रहे हैं? आप डब्लू खान को जानते हैं क्या? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। तो फिर आप उसका बचाव कैसे कर रहे हैं? आप कैसे जानते हैं कि वो इन्वॉल्व नहीं है? कैसे जानते हैं कि इन्वॉल्व नहीं है वो? से मैं बात कर चुका हूँ, वहाँ दुलदुलिया गांव है, बरौली गांव है, और भी बहुत सारे। तो जो प्रतिनिधि हैं वहां के बरौली के, वो झूठ बोल रहे हैं और आप बात करके सही बोल रहे हैं। आप बात कर रहे हैं, ये वहां के प्रतिनिधि हैं, वह विधायक है यहाँ के, और ये अभियुक्त को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभियुक्त को बचाने की कोशिश तो आप कर रहे हैं साहब साहब, तो आप लोग कर रहे हैं। अभियुक्त कौन होगा? मृतक का भाई जिसके खिलाफ बयान देता है, एफआईआर दर्ज हो जाता है, 453 नंबर केस दर्ज हो गया है, उसमें नेम्ड एफआईआर हुआ है, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अरे घरे न तो किसी को पकड़ के आप तो स्वीकार करा लीजिएगा जबरदस्ती पुलिस के बल पर। तो उसी लड़की का तो शादी से पहले भी इसका शारीरिक शोषण ये कर रहा था, और उस शादी के बाद भी इसने, आप जो है ना उस लड़की को बदनाम कर रहे हैं। आपको पता है आप नेशनल चैनल पे उस लड़की को बदनाम कर रहे हैं, ना आपके पास कोई सबूत है, ना आपके पास कोई आधार है बोलने का, और आप किसी महिला का इस तरीके से चरित्र हनन कर रहे हैं। आप चरित्र हनन कर रहे हैं किसी का। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप अपनी बात, अपनी पॉलिटिकल फायदे के लिए आप किसी महिला का चरित्र हनन करेंगे आप? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं उसका शादी के पहले भी संबंध था, शादी के बाद भी संबंध है? कैसे कह सकते हैं? जांच हुई है क्या? सीसीटीवी कैमरा है क्या आपके पास? बात से दिक्कत होती है महिला की क्या है, और ये विधायक इस तरह से गलत झूठ बोल रहे हैं। और बीजेपी को हम बड़का झूठा पार्टी इसके लिए बोलते हैं कि इतनी झूठ बोलती है वो, कभी कहती है कि 10,000 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे इनके। अरे भाई, आप जिस पे बात कर रहे हैं उस पे बात कीजिए ना। आप लोग इस तरीके से जब अपनी बात कमजोर हो जाती है तो आप चले जाते हैं पॉलिटिकल फायदे नुकसान पे। हमारे साथ जैन साहब है। जैन साहब, क्या लगता है कि इस तरीके से आप अगर किसी महिला का नाम लेते हैं किसी केस में, आप सब कोई जानता है, भले हम और आप यहाँ दिल्ली में बैठ के नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी बिहार में, गोपालगंज में, बरौली में इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, वो तो उनको तो पता होगा ना कि चर्चा किसके बारे में हो रही है। अगर इस तरीके से कोई किसी का नाम लेकर के किसी को बदनाम करता है तो उस पर क्या होना चाहिए कार्रवाई? जैन साहब देखिए, मैंने इस पे बहुत विचार किया है जी। जो भी इस केस के तथ्य निकल कर आ रहे हैं, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर किसी महिला का संबंध है और उसने घर पे बुला के उसकी हत्या की तो हत्या तत्काल हो जानी चाहिए। किसी के घर में आप 4-5 दिन किसी को यातनाएं नहीं दे सकते हैं। यातनाएं घर पे नहीं दी जा सकती हैं। जहां पर ये बात उसने अपने बयान में कहा है कि मैं 5 दिन किसी को छुपा के नहीं रख सकती, मैं लाश को भी नहीं, मेरा घर ही ऐसा नहीं है। ये उसका बिल्कुल कहना सही है, मैं उस बात से सहमत हूं। ये काम जो है ये गिरोहबंद टाइप के लोगों का है। बिल्कुल। महिला क्यों उसको रखेगी और उसको पालेगी घर में 5 दिन तक और उसको टॉर्चर करती रहेगी, फिर उसकी आंखें निकालेगी। ये प्राइवेट पार्ट वगैरह काटने का जो मुझे लगता है ये बाद में ये डाइवर्ट करने के लिए, मुझे लग रहा है कि केस को डाइवर्ट करने के लिए प्राइवेट पार्ट नहीं काटा किया गया है। मैं एक बात जानता हूं, नहीं, देखिए राम प्रवेश जी का कहना है कि प्राइवेट पार्ट नहीं काटा गया था। विधायक जी, नहीं काटा गया है। अच्छा, पोस्टमार्टम में ये तो पता चलेगा, लेकिन ये बात जो है पूरे मीडिया में सब जगह, वहाँ के अखबारों में भी दिया है और लोग, सैफ अली साहब भी कह रहे हैं कि प्राइवेट पार्ट काटा गया है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कहाँ से जानकारी ले रहे हैं, कहाँ से सैफ साहब जानकारी ले रहे हैं, ये मुझे पता नहीं। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आप लोगों को रोकना चाहूँगा। रजौरी से एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। मैं अपने पीसीआर को कहूँगा कि वो खबर जरा सा दिखाए कि रजौरी से जो एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास एक आई है रजौरी से कि सेना के काफिले पे, जम्मू कश्मीर में रजौरी में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। सेना के काफिले पर यह हमला है और इसमें
कुछ लोगों के बलिदानी हो जाने की भी खबर। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की है और इस फायरिंग में आतंकियों ने राजौरी में सेना की गाड़ी पे जो है फायरिंग की है। सेना में 3 जवान जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। अभी अभी ये खबर हमारे पास आई है राजौरी से। 3 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और 3 जवान घायल भी है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जो है वो अभी भी जारी है। रोहिल बसीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ है रोहिल बसीर हमारे संवाददाता। रोहिल, क्या अपडेट है आपके पास? रोहिल, क्या जानकारी है जी? देखिए राजौरी से ये बड़ी खबर आ रही है कि राज्यकर का जो सुरनकोट का इलाका है वहां पर पहले ही जो आतंकी जिनकी तादाद 2 से 3 बताई जा रही है वो घात लगाकर वहां पर बैठे थे और जो ही आर्मी की गाड़ियां वहां से गुजरी तो उन्होंने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसकी नतीजे में जानकारी जो सुपर इस वक्त मिल रहा है कि उसके अनुसार 3 भारतीय सेना के जवान जो है इसमें वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जबकि 3 अन्य जवान जो है वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया है, लेकिन उनकी हालत भी अभी नाजुक बताई जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि 5 भारतीय सेना के जवान जो है इस बहुत बड़े आतंकी हमले में जो है उनकी मौत हो गई है, वो वीरगति को प्राप्त हुआ है। लेकिन इस वक्त वहां पर मजीद सुरक्षा बल के जवानों को रेनफोर्स में जिसको हम कह सकते हैं उसको बुलाया गया है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों के साथ भी कंटैक्ट फिर से एस्टैब्लिश हुआ है। लेकिन आतंकियों के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि 2 से लेकर 3 आतंकी इस इलाके में छुपे हो सकते हैं, जो हथियार से काफी ज्यादा लेस है, एलओसी से काफी ज्यादा जो सटीक वाला इलाका है, ये पूंछ में सुरनकोट का इलाका है, एलओसी से काफी नजदीक वाला इलाका है। तो हो सकता है कि कुछ ही समय पहले उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को कामयाब किया है और इस वजह से वहां पर घात लगाकर बैठे थे और जो ही आर्मी की गाड़ियां वहां से गुजरी और उन पर अंधाधुंध गोलाबारी की गई है। हालांकि इस वक्त जानकारी ये मिल रही है कि 3 आतंकियों को फिलहाल घेर लिया गया है, लेकिन बड़ी दुखद की खबर आर्मी से ये निकल कर आ रही है कि 3 भारतीय सेना के जवान जो है वीरगति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन सूत्र ये जानकारी दे रहा है कि जो 3 जवान अन्य रूप से घायल हो चुके हैं उनकी हालत खतरे में भी बताई जा रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में ये जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि कैजुअलिटी जो है आगे वो जो है वो जा सकती है। लेकिन इस वक्त यही सबसे बड़ी खबर है कि वहां पर आतंकियों को ढूंढ निकालकर न्यूट्रलाइज करने की बड़ी कोशिश यहाँ पर भारतीय सेना की लगातार जारी है। रेनफोर्समेंट को बुलाया गया है, 48 RR को बुला लिया गया है, 43 RR को बुला लिया गया है और इस वक्त बड़े पैमाने पर वहां पर इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। जी, आतंकी जो है ये किधर से आए हैं, किस संगठन का है, इस बात की कोई जानकारी, कोई अंदाजा? देखिए अगर संगठन की बात करें तो हम पीर पंचाल का जो क्षेत्र है वहां से हम कई महीनों से लगातार जो है इस बात की जानकारी मिल रही है कि जो लश्कर तैयबा आतंकी संगठन है वहां पर किस तरीके से सक्रिय हो। जैसा कि आर्मी के बड़े अधिकारी ने कुछ 1 महीना पहले ये जानकारी दी थी कि 28 आतंकी पुंछ और राजौरी के जंगलों में इस वक्त छुपे हुए हैं। तो ये जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि लश्कर तैयबा आतंकी संगठन से ये आतंकी जो है वो हो सकते हैं जो हथियार से काफी ज्यादा लेस है। हाल ही में शायद हो सकता है कि उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश जो है उसको कामयाब बनाया है, लेकिन उनकी तरफ से घात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया गया है जिसमें भारतीय सेना को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी भारतीय सेना की ये है कि सभी आतंकियों को जो इस इलाके में छुपे बैठे हैं उनको ढूंढ निकाल कर न्यूट्रलाइज किया जाए और इस वक्त वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा है, इस वजह से वहां पर लाइट्स भी इंस्टॉल कर दी गई है और ऐसा कोई भी इलाका नहीं छोड़ा जा रहा है जहां पर भारतीय सेना के जवान मौजूद नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से बिना किसी कोलैटरल डैमेज के इस ऑपरेशन को आने वाले समय में अंजाम दिया जाए। जितने भी आतंकियां अंदर छुपे बैठे हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो जानकारी ये मिल रही है कि लश्कर तैयबा आतंकी संगठन के आतंकी जो है वो हो सकते हैं जिन्होंने इस कायराना और बड़ी हरकत को यहाँ पर अंजाम दिया है। जी, नजर बनाए रखिए, आप मौके पर वहां पर मौजूद है। अपने दर्शकों को बता दूं कि रोहिल बसीर हमारे संवाददाता जो है इस मौके पर मौजूद है और पल पल की जानकारी इस घटना के बारे में हम आपको देते रहेंगे, हर एक अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे। रोहिल, आप अपनी सुरक्षा करते हुए हर एक खबर, हर एक अपडेट जो है हम तक देते रहिए और आपके जरिए हम इस अपडेट को अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज जो हम प्रोग्राम कर रहे थे गोपालगंज में पुजारी की हत्या का क्या है शहाबुद्दीन कनेक्शन, तो डब्लू खान जो कि शहाबुद्दीन का गुर्गा पहले था और सिवान से उसका कनेक्शन है और उसी के लोग जो है वो गोपालगंज में मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे और इसी के सिलसिले में इस हत्या को अंजाम दिया गया है, ऐसा कि स्थानीय लोग कहते हैं। लेकिन पुलिस की थ्योरी जो कहती है वो पुलिस की थ्योरी में इतने छेद है कि अगर आप जरा सा भी ध्यान से उस थ्योरी को देखेंगे तो साफ लग जाएगा कि ये जो थ्योरी पुलिस बना रही है ये अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए राजनीतिक थ्योरी को आगे बढ़ाने की कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।